नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आज बड़ी खबरें कल शाम देर शाम ये कहानी शुरू हुई जब ईडी ने अपनी जो है चार्जशीट दाखिल की। मामला 12 साल पुरानी जांच का है और जो है वो अब उसमें उस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आता है। कांग्रेस पार्टी तय कर लेती है और सड़क पर दिखने की पूरी कांग्रेस जो है वो सड़क पर उतर आती है। इन सबसे इतर देश में क्या चल रहा है, कहां चल रहा है, कुछ चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी अपने मिशन गुजरात पर एज इट इज जमे हुए हैं, जैसा उन्होंने ऐलान किया था। राहुल गांधी गुजरात पहुंचते हैं, उसी दिन ये चार्जशीट फाइल होती है और उसी दिन एक और चीज होती है। इनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा साहब को भी ईडी बुला लेती है, 6 घंटे पूछताछ करती है और अगले दिन फिर यानी आज भी रॉबर्ट वाड्रा ईडी के कार्यालय बुला लिए जाते हैं। साथ में ये सारी चीजें चल रही हैं। सर देश में ये हो क्या रहा है? क्या एक तो ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड का, उसमें ईडी का रोल क्या है? क्योंकि अभी तक तो कहीं से एक भी रुपए की बरामदगी नहीं हुई, एक भी रुपया कैश बरामद नहीं हुआ। ऐसे में ईडी का रोल कहां आता है? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब भी गुजरात की बात आती है, जब राहुल गांधी गुजरात की तरफ अपना फोकस बढ़ाते हैं, तब कभी उनकी संसद सदस्यता ले ली जाती है तो कभी उनका चार्जशीट में नाम आ जाता है। क्या सारा डर गुजरात से ही है? गुजरात मॉडल ढहने का डर है? गुजरात मॉडल से जुड़े हुए जो तमाम संग जो इनके परम मित्र हैं, परम साथी लोग हैं, उनके बर्बादी का डर है? क्या माना जाए इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? भाई साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब जब गुजरात की तरफ राहुल गांधी का मुंह होता है, तब तक दिल्ली की सत्ता की मुश्किलें शुरू हो जाती है। वो परेशान हो जाती है, भयभीत हो जाती है और अंदर खाने कहीं ना कहीं फिर वो इनको अटकाने का, फंसाने का और झुकाने का तमाम तरह के प्रयास करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी क्रोनोलॉजी देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, एआईसीसी का सेशन हुआ गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में ही हुआ था और उसमें सारी चीजें जो भी रणनीति बनाएगी पूरे देश के स्तर पर भी, गुजरात के लिए भी तमाम चीजें। ठीक उसी समय पर जो रॉबर्ट वाड्रा है उनको उस समय नोटिस दिया गया था ताकि पूरा नैरेटिव चेंज हो जाए, फोकस चेंज हो जाए और बाकी सारा काम डॉगी मीडिया कर ले। लेकिन वाड्रा वहां पर नहीं गए और उन्होंने टाइम बाय करते हुए वो कल गए ईडी के पास। और आज फिर जब हम बात करें तो वो ईडी के पास, ईडी के दफ्तर में ही है। उनसे सो कॉल्ड पूछताछ जारी है, जैसी भी पूछताछ होती है आपको बताइए। और बिल्कुल आपने ये भी सही कहा कि एक तरफ ये सारा नाटक चल रहा है, सारा जो भी है, और दूसरी तरफ चार्जशीट से बेखौफ राहुल गांधी फिर लगातार दूसरे दिन आज फिर गुजरात में थे। सुबह कल वो आपने देखा अहमदाबाद में थे, अपने ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। और आज जब मैं और आप बात करें उससे चंद कुछ घंटे पहले वो गुजरात के मोदासा में वर्कर्स के साथ इंडोर मीटिंग कर रहे थे और उनको गुजरात फतेह का मंत्र दे रहे थे। जो बातें आपने कही उन सारी को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि देखिए, गुजरात कांग्रेस की जन्मभूमि है। आपने हमें पटेल साहब दिए, आपने हमें गांधी जी दिए और आपने ही इस देश को अंबानी और लाइटर नोट ने कहा, आपने इस देश में अंबानी और अडानी दिए और मोदी और शाह दिए। बड़े स्टाइलिश अंदाज में उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि पूरे देश में, मैं आपका समझ सकता हूं आपका मोरल डाउन है, लेकिन मान करके चलिएगा भाजपा और संघ के सफाई की शुरुआत भी गुजरात से ही होगी। कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। तो आज उन्होंने बेसिकली वो दुखती रग फिर छेड़ दी मोदी जी की, जिससे वो सबसे ज्यादा घबराते हैं। और राहुल को इस बात का पता है कि जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गुजरात जिस तरीके से बीजेपी की लेबोरेटरी नहीं, अब तो बीजेपी का एक सक्सेसफुल मॉडल हो गया है पूरे देश की सत्ता को हथियाने का। अब केवल लेबोरेटरी नहीं कह सकते आप उसको। तो उसको किस तरीके से ढहाना है, वो एक बार पहले भी बाल बाल बचे थे गुजरात में, आपको ध्यान होगा जिस तरीके मोदी और शाह बिल्कुल 80 के ऊपर चले गए थे कांग्रेस पार्टी। वो अलग बात है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके के खेल रचे गए एजेंसियों के जरिए। और तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वर्कर्स को एक वो देने की कोशिश की और सीधे सीधे अंबानी और अडानी पे फिर हमला बोला, किस तरीके से उनको पूरा देश लुटाया जाए। बेरोजगारी का जिक्र किया कि आप लोग बेरोजगार हैं, उधर हम अडानी जिस एयरपोर्ट को चाहते हैं उसको एयरपोर्ट दे दिया जाता है, उसके लिए एजेंसियों की जरूरत पड़े तो एजेंसी को भी एक्टिवेट कर दें। देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है। बेरोजगारी 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यहीं के हैं, आपने ही भेजे हैं।
अदानी और अंबानी, उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो भी उनको चाहिए। एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, अदानी जी को चाहिए, सीबीआई केस लगता है, झटक से चमकता हुआ बोर्ड अदानी एंटरप्राइजेज लग जाता है वहां पे। पोर्ट्स, शुरुआत यहीं से हुई थी। एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा डिफेंस, सारा का सारा इनके हाथ में जा रहा है। और जनता गुजरात में और पूरे देश में बस देखती जा रही है। तो आज कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी जी की वही दुखती रग वहां जाकर के उन्हीं की मांग के अंदर फिर जाके छेड़ दी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार ये केवल जवानी जवा खर्च नहीं है, वो बेसिकली क्लोज डोर मीटिंग के अंदर वर्कर्स के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ एक खास तरह की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, जो पूरे देश में उनकी लागू करने की इच्छा है। और वो क्या है कि जिला कांग्रेस समितियों को मजबूत करना है, टिकटों के अंदर उनका बंटवारा करना, वो भागीदारी बढ़ानी है, टिकट किसको मिले नहीं मिले। पूरा आज उन्होंने एक पूरा रोड मैप दिया और बताया कि किस तरीके से जिस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा एमएलए जीत के आएंगे उन्हीं के मंत्री बनेंगे, और उसमें प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, जहां बढ़िया परफॉर्मेंस वही है। तो एक तरीके से वो राह दिखा रहे थे गुजरात की उसको, और ये सब भूलते हुए कि किस तरीके से उनकी माँ को, उनको, उनके प्रियजनों को चार्जशीट करके ईडी ने, और किस तरीके से एक फर्जी केस में दोबारा से फंसाने की कोशिश लगातार कर रही है। वाड्रा उस समय भी ईडी में की उसमें बैठे हुए थे ऑफिस में, उस सारे से बेखौफ होकर। तो इससे बड़ी साफ बात है कि वो जो कहते हैं कि डरो मत, पार्टी को तो कितना एक्टिवेट कर पाए डरो मत के खाते में, क्योंकि तमाम उन्हें क्या पता है आपको किस किस तरह के लोग हैं पार्टी में, लेकिन वो खुद नहीं डरते, इसमें कोई शक नहीं है। और ग्रास रूट का वर्कर भी उनके सुर में सुर मिलाने के लिए तैयार है, जहां तक गुजरात की बात है। और ये बात भी आप स्वीकार करेंगे कि इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद आज भी गुजरात के अंदर कांग्रेस का काडर जिंदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सीटें कम फालतू हो जाए बेशक, उसमें डबल डिजिट के आसपास ला दी जाए षड्यंत्र करके और करके, लेकिन आज का जो उनका रिस्पॉन्स था, अगर आप वो सारी भीड़ देखेंगे, क्लोज डोर भीड़ थी, लेकिन हर चीज पे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो बता रहे थे किस तरीके से कि हमारी देश के लिए योजना क्या है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, जो मोदी और शाह ने जो एक, जिसको कहेंगे आप चक्रव्यूह रचा था, कि सोनिया का नाम आते ही गांधी परिवार बैकफुट पे आ जाएगा, वाड्रा का नाम आते ही बैकफुट पे आ जाएंगे, राहुल का नाम आते ही बैकफुट पे आ जाएगा। और उसमें भी मजेदार बात यह है कि देखिए कितने बेखौफ और कितने बेलौस बेफिक्र हैं। उन्होंने पूरी बातचीत की, लेकिन कहीं उन्होंने एजेएल वाले केस का जिक्र नहीं किया, कहीं उन्होंने वो जो मोदी करते हैं ना हर बात में, कि लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं कि देखिए मुझे इतनी गालियां देते हैं, मुझे ये करते हैं, उन्होंने कहीं इसका जिक्र ही नहीं किया, एज इफ ही इज जस्ट नॉट अवेयर ऑफ कि भाई एजेएल में चार्जशीट होगी, ये क्या हो गया। ये है राहुल गांधी का स्टाइल, जो वो कहते हैं निडर होकर के, वो उन्होंने आज वहां दिखाया भी कि इसका जिक्र नहीं किया। बाकी अडानी से लेके अंबानी से लेके जो देश में लूटपाट चल रही है, जिस तरीके की बीजेपी आरएसएस का जो खेल चल रहा है, विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है, उस सारे को उन्होंने कहीं ना कहीं रेफर किया। तो इससे साफ है कि उनको चिड़िया की आंख दिख रही है बस। विचारधारा की बात जो उन्होंने कही है, वो बात बहुत चुभने वाली है, दर्शक सुन भी लें। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है, और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन सर, अब ये सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है और भाजपा को हरा तो केवल कांग्रेस ही सकती है, ये बर्दाश्त होगा मोदी जी को, संघ को, भाजपा को? इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, कैसे पचाएगी इसको भाजपा? राय साहब, इसमें तो शक भी कहाँ है। अगर उनके सामने कोई चैलेंजर खड़ा हुआ है
और खासतौर पे वो कोट एंड कोट रिवर्स कॉमास में एक बात कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, कि विचारधारा केवल दो पार्टियों की, एक तरफ कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा है जो एक तरीके से जिसको आप कहिए धर्मनिरपेक्ष और उस तरीके की, और एक इनकी है जो सांप्रदायिक विचारधारा है। बाकी तो जो आज सियासी दल है, रीजनल पार्टियां, उनका तो आपको ही पता है, आज वो किधर होते हैं, कल वो कहीं होते हैं, उनका कोई लंबा चौड़ा कमिटमेंट किसी चीज के प्रति नहीं है। इसलिए वो लगातार, ये आज उन्होंने पहली बार नहीं कहा, वो हर जगह ये कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई जब बात आएगी, एक तरफ हम होंगे और एक तरफ बीजेपी आरएसएस होगी, और आप डिमोरलाइज मत होइए, हम इनको गुजरात से ही हरा करके दिखाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपना जो काडर है, जो इतने सालों की सत्ता गंवाने के बावजूद भी खड़ा है आज भी कांग्रेस के साथ, उसको एक तरीके से रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, उसको एक तरीके का पुश देने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए मैं भी नहीं डरता हूं, आप भी मत डरिए और मैदान पे आइए। हकीकत राय साहब ये है कि उन्होंने आज एक बात और कही कि ये जो गुजराती जोड़ी है, मोदी और शाह की या संघ का जो भी सिस्टम है, उसको सबसे ज्यादा झेलते भी आप ही, ये भी कहा उन्होंने, सबसे ज्यादा हमले भी आप ही झेलते हैं, सबसे ज्यादा डे टू डे लाइफ में इनकी पॉलिसीज को लेकर के सबसे ज्यादा कौन पीड़ित है? गुजरात का आम आदमी पीड़ित है। तो उन्होंने उसको नैरेटिव को एक नरेशन के तौर पर लिया और ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप गुजरात के जिस भी कोने में मुझे बुलाओगे मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं। तो बेसिकली एक फुट सोल्जर के, एक लीडर के तौर पे नहीं, एक फुट सोल्जर के रूप में भी उन्होंने आज अपना एक रूप दिखाया, जिससे मोदी और शाह की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि एक बात तो आप मान के चलिएगा, इनके जितने भी ढकोसले थे ना 2014 से लेकर आज तक के, उन सारों के गुब्बारे फूट चुके हैं। लाल आंख से लेकर के 56 इंच से लेकर वर्ल्ड लीडर, महामानव, विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल, स्मार्ट सिटी, जितनी बातें इन्होंने कही थी, जितनी भी, उन सब के ढोकले आज की तारीख में लिफाफे फट चुके हैं इनके। अब तो केवल उस नैरेटिव को एक धार देनी है। और मुझे भी ये बात लगती है कि अगर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर ठीक ठाक वो दे दे तो फिर कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़ा समय नहीं लगेगा। क्योंकि कारण है, मोदी जी ने जो ये कल किया है ना एजेएल वाला, ये सब बेमायने मत मानिएगा। इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी, ऑर्गेनाइजेशन विद इन बीजेपी और आरएसएस के फ्रंट पे भी, फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर भी, टैरिफ के फ्रंट पर भी, जितने आपके पड़ोसी देश है उनके फ्रंट पर, अडानी के फ्रंट पर, जिस तरीके का अडानी का पूरे दुनिया में जो जुलूस निकल रहा है, उन सारों में कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। और जब जब वो इस तरह के दबाव में आते हैं तब तक अपने धुर विरोधियों को एक खास अंदाज में टारगेट पे लेते हैं। तो ये जो चार्जशीट एजेएल वाली है, बेशक ये सिर्फ बिना सिर पैर की हो, कोई नहीं हो, लेकिन फर्जी नैरेटिव तो क्रिएट कर ही रहे ना। आज मैं दिखा रहा था कि एक अखबार अंग्रेजी का वो कह रहा है 5,000 करोड़ का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है एजेएल में, 5,000 करोड़ का। जो देश का हिंदी का सबसे बड़ा विश्वसनीय अखबार है वो कहता है 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। और राय साहब, मैंने जब ये केस पढ़ा, इसमें एक नए पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मनी ही नहीं है, लॉन्ड्रिंग कहां से होगी? सोच के देखिएगा आप। एक सर यही तो मैं कह रहा था कि ये मामला ईडी का है भी कि नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है आज की तारीख में। अगर आप कहें तो मैं 2 मिनट में सरल भाषा में अपने दर्शक साथियों को बताना चाहूंगा कि ये खेल क्या है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बीजेपी का जो आईटी सेल और ट्रॉल सेना और जितनी है वो कुछ भी करते रहे, मेरा और आपका काम है तथ्यों को सामने रखना, लेमन की भाषा। देखिए, एजेएल कंपनी 1930 के दशक से 3 अखबार छापती थी आजादी के आंदोलन से लेकर के, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। वो बेसिकली 2002 से 11 के बीच में उनके ऊपर लगातार अखबार का ना तो रेवेन्यू आ रहा था ना एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, और वो अखबार छप रहा था लगातार तब से नॉन स्टॉप। तो जो एजेएल कंपनी है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूबती जा रही थी, और कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 11 के बीच में उसे 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, सिक्योर्ड लोन, यानी कि मेरे खाते से आपके खाते में कैश का ट्रांजैक्शन एक भी नहीं है, सारा चेक से है और बैंक टू बैंक ट्रांसफर है। ठीक, तो कांग्रेस पार्टी का अपना पैसा था, वो अपने किसी को दे सकते हैं, इसमें किसी को क्या परेशानी है, नंबर 1। उसके बाद हालत ये थी जो एजेएल की, ना तो वो दफ्तर के बिजली के बिल, ना टेलीफोन के बिल, ना डे टू डे के खर्चे, ना कर्मचारियों का वेतन, ना पीएफ, ना ग्रेच्युटी, कुछ भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में इन्होंने क्या किया कि सारे के सारे जो एजेएल के ऑपरेशन थे कर्ज के कारण, वो रुक गए। अब एक कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन कंपनी, सेक्शन 25 की तहत बनी है, नो प्रॉफिट कंपनी है वो। उसमें एक भी पैसे का मुनाफा, कोई भी डिविडेंड, कोई भी सैलरी, कुछ भी शेयर होल्डर को नहीं जा सकता, एक नया पैसा भी, एक फुटी कौड़ी भी नहीं जा सकती। और क्या किया गया इसमें, जो एजेएल का डेट था, जो कर्ज था, उसको इक्विटी में बदल दिया गया। सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे जी क्यों बदल दिया? जो अगर आप देखेंगे, जो भारत सरकार जो है एनसीएलटी के अंदर रोज क्या करती है, तमाम कंपनियों का जो कर्ज है उसको इक्विटी में बदलती है, नहीं बदलती?
अभी हाल ही में आपने वोडाफोन का देखा होगा, घाटे का सारा खेल था। 8 रुपए का शेयर, 7 रुपए का शेयर सरकार ने 12 रुपए में खरीदा कि नहीं खरीदा? वो तो प्राइवेट कंपनी थी। ये तो इनका इन हाउस मैकेनिज्म है। उसके बावजूद चलो छोड़ दीजिए, उसमें जो कंपनी को, दूसरी बात यह है कि यंग इंडियन का क्या प्रचार क्या है कि यंग इंडियन की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी राहुल सोनिया ने ले ली, फलाने कर दिया, ये कर दिया। हकीकत क्या है? यंग इंडियन ने आज तक एजेएल का कोई टेक ओवर कभी नहीं किया है। नंबर एक, सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी इनकम जो भी है, किराए की, इधर की उधर की चिट, वो सारी एजेएल के पास है। तो एक नए पैसे की प्रॉपर्टी बिकी नहीं, एक नए पैसे की प्रॉपर्टी मेरे से आपको ट्रांसफर नहीं है, आपसे मुझे ट्रांसफर नहीं है, एक नए पैसे का कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है किसी भी तरीके का। तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? मनी तो है ही नहीं, तो लॉन्ड्रिंग कहां से? लॉन्ड्रिंग के लिए मनी तो चाहिए आपको। जब मनी ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग किस चीज की करोगे? आपने कहा बरामदगी, आप तो पढ़े लिखों वाली बात करने लग जाते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये, इनको थोड़ी पता है इस बात का। इनको तो एक केस बड़ा सा नाम दर्ज होना चाहिए, धन शोधन, पीएमएलए एक्ट। क्यों? उसका कारण समझिएगा, वो नॉन अवेलेबल होते हैं ये केसेस, और 7-7 साल की सजा है। तो इनका खेल तो कभी से एक ही रहा है कि गांधी परिवार को भारत की सियासत से बाहर कर दो। और मोदी जी पहले व्यक्ति हैं पूरे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक इतिहास में जिन्होंने रह रह करके नारा दिया। तो भूल गए उस नारे को, जब से 99 सीट आई कांग्रेस की। पहले वो क्या कहा करते? कांग्रेस मुक्त भारत। अब वो भूल गए, क्योंकि जब खुद की 400 की बजाय 240 आई और उनकी 99 आ गई, तो वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करते। असल में जो उनका खेल है वो है गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस। कांग्रेस तो उनको चाहिए, लेकिन गांधी नहीं चाहिए, क्योंकि गांधी नहीं डरते, बाकी तो किसी को भी डरा लेंगे। तो ये सारा खेल वो है। और देखिए किस तरीके से कोई 5,000 करोड़ कह रहा है, कोई 988 करोड़ कह रहा है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ये सारा हो रहा है, किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 900। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो एजेएल की सारी प्रॉपर्टीज का जो एस्टिमेशन किया, आकलन किया, वो केवल 359 करोड़ रुपए का है, 359। तो इनकम टैक्स तो कह रहा है कि राय साहब की संपत्ति 359 करोड़ की है। हिंदी का अखबार कह रहा है 988 करोड़ मैंने खा लिया आपके, और अंग्रेजी वाला कह रहा है 5,000 करोड़। तो ये क्या वॉल्यूम है? इसके पीछे का मैथमेटिक्स कौन सा है? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? ये कौन सी जांच है? ये समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं सुबह से, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। एक और चीज है सर, राहुल गांधी गुजरात में है, वो अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधन करने में लगे हुए हैं। गुजरात में जीत का मंत्र और फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कही कि गुजरात की धरती से ही होगी भाजपा को खत्म करने की शुरुआत। समस्या मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि बेरोजगारी की जो वो बात कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी देश में है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सब कुछ उपलब्ध है, दर्शक सुन लें उसको। लेकिन सवाल मेरा ये है सर कि गुजरात में भाजपा की सरकार मुद्दों के नाम पे कब बनती थी? वो तो मुसलमानों के नाम पर सरकार बनी है और इसी बदौलत तो लंबे समय से चल रही है। तो उस नैरेटिव का क्या करेंगे राहुल गांधी? उस नैरेटिव से क्या गुजरात के लोग उस नैरेटिव को छोड़ना चाहेंगे? नहीं सर, ये केवल गुजरात तक सीमित फिनोमिना नहीं है। गुजरात से तो शुरुआत की थी इस मॉडल की। प्रयोग जो था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, वो 2002 के दंगों से वो शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो उन्होंने उस मॉडल को तमाम पूरे देश के अंदर लागू किया है, अलग अलग रूप में, कहीं किसी रूप, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही है। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में डालकर दो ही चीज तो की है अभी तक। देखिए मोदी जी ने आज तक जितनी मैंने इशारे किया आपको, आंख लाल से लेकर के विश्व गुरु से लेकर के नॉन बायोलॉजिकल जो भी चीजें उन्होंने की, सपने दिखाए विश्व के 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, 5 ट्रिलियन, कभी 50 ट्रिलियन, ये जो सारी सुनाई जाती है नारेबाजी, जुमलेबाजी, ये केवल लोगों को भरमाने के लिए है। केवल और केवल जो प्लैंक है वो इनका कभी भी समावेशी नहीं है, इनका हमेशा विभाजनकारी प्लैंक है। और ये काम आज नहीं 100वें वर्ष में है आरएसएस। इसके अलावा कुछ आज तक किया हो तो वो बता दीजिए। बेसिकली क्या है कि आप हिंदुस्तान के अंदर 11वें साल से हिंदू हृदय सम्राट का शासन है कथित तौर पर, और उसके बाद भी अगर मुस्लिम कितने हैं देश के अंदर? 20 करोड़। हिंदू कितने हैं? 120 करोड़। उसके बावजूद भी 120 करोड़ असुरक्षित है 20 करोड़ से। और उसके बाद भी वोटर ये नहीं समझता कि तुम अगर इनके रहते हुए असुरक्षित हो, तुम्हें सुरक्षा कब मिलेगी। लेकिन पूरे देश के अंदर फला बनाम फला, फला बनाम फला, उसके अलावा तो कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं ना। डेवलपमेंट की कोई पॉलिटिक्स तो है ही नहीं। किसी भी स्टेट के कैंपेन में आप देखिए, मोदी जी और उनके जितने भी सो कॉल्ड स्टार कैंपेन है, शुरुआत करेंगे लफाजी से, बड़े बड़े सपनों से, और उसके बाद आखिर में कहां टिकेंगे? शमशान कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचान लो,
और अब तो प्रधानमंत्री की बातचीत का स्तर यह आ गया, 48 घंटे पहले अगर हरियाणा में देखा हो आपने, वो क्या कह रहे थे कि वक्फ के अंदर जो है अगर उसका संपत्ति का सदुपयोग किया होता तो मुस्लिमों के बच्चे पंचर नहीं लगा रहे होते। प्रधानमंत्री का इस तरह, वो जो खुद खुद कहते हैं मैं तो चाय बेच के पी, वो पंचर लगाने को काम को डिमीन कर रहे हैं क्या? डिमीन ही कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा इसमें दूसरा सवाल है कि उनके वक्फ की जमीन का, उनके सारी चीजों का तो उनको लाभ नहीं मिला। आपने हिंदुओं को तो दे दिया होगा सारा लाभ, सारा दे दिया होगा। 20-20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी एक एक मंदिर की नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी मंदिर का विवाद के लिए। कितने कितने रईस मंदिर है, उन वहां पर वो पैसा क्या कर रहा है? और आज भी 82 करोड़ जनता मुफ्त अनाज पे पल रही है। ये हकीकत है या नहीं? तो ये मुस्लिमों के लिए अलग स्टैंडर्ड्स है। हिंदू बेरोजगार नहीं है क्या? हिंदू पंचर नहीं लगाता क्या? हिंदू मजदूरी नहीं करता क्या? हिंदू मिनियल काम नहीं करता क्या? जो दलित बेचारे सिर पे आज भी मैला ढो रहे हैं इतने सालों के बाद, वो हिंदू नहीं है क्या? और आपकी तो मानसिक स्थिति ये है कि राजस्थान का, जो उस दिन राहुल गांधी जिक्र भी कर रहे थे, उनका विपक्ष का नेता अगर मंदिर में चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाते ही, और इनके नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये किसके हैं? ये किसी के नहीं है। इनका कोई विचारधारा नहीं है, इनको केवल सत्ता चाहिए। और सत्ता कैसे मिलेगी? फला बनाम फला करने से, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जिस भी आधार पर। ये जो पूरा खेल हुआ है सर, आज कांग्रेस सड़क पर है, चार्जशीट में नाम आ गया, ईडी के रोल को लेकर के सवाल उठाया जाए, ये सब चीजें सही है। इसका पॉलिटिकल नफा नुकसान क्या है, राजनीतिक नफा नुकसान क्या है? बीजेपी को इसका नुकसान क्या होने जा रहा है? बीजेपी हालांकि पहले भी ये कहती थी कि भाई गांधी परिवार जो है वो बेल पर बाहर है, आज भी वो कह रही है कि गांधी परिवार, भाई कल वो फिर बेल लेके बाहर आएंगे, बीजेपी इसको और जोर शोर से प्रचारित करेगी कि गांधी परिवार बेल पर है, बेल पर है, बेल पर है। वो अलग बात है कि अमित शाह साहब के लिए वो कभी नहीं कहते हैं कि वो क्या रहे हैं क्या नहीं रहे हैं। और कांग्रेस को इसका क्या नुकसान या क्या नफा होगा? इस विरोध का क्या फायदा होगा कांग्रेस को? चार्जशीट में नाम आ जाने से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? नहीं ऐसा देखिए, एक तो जो जमानत की बात है, ये जो अभी भी चार्जशीट फाइल की है, इस केस के अंदर ऑलरेडी वो रेगुलर जमानत में है, राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी भी और बाकी भी जो लोग नेम्ड। इसमें अनलेस एंड अनटिल कोर्ट कोई नई सेक्शंस के अंदर दोबारा से उनके पेशी मांग करके नया वारंट जारी करता है, तब तक उनको फ्रेश बेल लेने की कतई कोई जरूरत नहीं है एज पर द लॉ। नंबर एक, बेल पे रेगुलर पे है, वो रहेगा, केस चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं। और इसमें मैक्सिमम सजा जो धाराएं लगाई हैं उसमें 7 साल तक की कैद की सजा है, ये बता दूं दर्शकों। आपने कहा नफा और नुकसान, देखिए इसमें जो कुछ भी देश के अंदर एक मैसेज जाएगा ना, मोदी जी ने और शाह ने और जो भी उनके चाणक्य हैं, उन्होंने एक कोशिश की इनको करप्ट ठहराने की, लेकिन पूरा देश लगातार देख रहा है कि एजेएल में तो चवन्नी की कोई प्रॉपर्टी बिकी नहीं, चवन्नी का कोई खाते में इधर से उधर पैसा हुआ नहीं। उसके बावजूद उनके खिलाफ तो इतनी भारी भरकम पीएमएलए की धाराएं तमाम, नोटबंदी से लेकर के आज तक बीजेपी के पूरे देश के हर जिले में एक बताइए जहां बीजेपी का 5 स्टार ऑफिस ना हो, एक जिला बता दीजिए। वो पैसा कहां से आया? और वो नोटबंदी के इमीडिएटली बाद कैसे आया? वो जमीनें कहां से खरीदेगी? वो पैसा कहां से आया? बीजेपी रातों रात नंबर 1 पार्टी बन गई देश की, वो कहां से आया? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर आपने और मैंने 20 बार चर्चा की, सैकड़ों ऐसी कंपनियां थी जिनका क्विड प्रो को प्रूव हुआ। जिस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी नामित है, उसी कंपनी से बीजेपी ने कितना चंदा लिया? क्या ये सारी चीजें नहीं? एक छोड़ दीजिए इस बात को, ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां। आरएसएस क्या चीज है? आरएसएस ने आज तक एक नए रुपए का इनकम टैक्स भरा हो? कितने बड़े स्केल पे काम करती है पूरे देश में। कितनी बड़ी झंडेवालान की प्रॉपर्टी देखी आपने दिल्ली की? उनकी अरबों से ऊपर की प्रॉपर्टी है। पानीपत में पट्टी कल्याण में चले जाइए, किसी प्रदेश में चले जाइए, जो संगठन, इस देश में एक संगठन का नाम बता दीजिए मुझे जो उस पैमाने पे काम करता हो और जो इनकम टैक्स ना भरता हो। वो कौन से कानून के तहत है? उनके खिलाफ तो कोई पर्चा नहीं। तो ये जो बेसिकली जो है ना विरोधाभासी चीज, कि बीजेपी कुछ भी कर ले सारे कानूनों से ऊपर है, आरएसएस की रजिस्ट्रेशन ना हो किसी एक्ट के तहत कोई बात नहीं, वो पैन कार्ड ना हो उससे भी कोई बात नहीं। तो ये जो दो तरह की चीजें हैं, क्या ये आम आदमी नहीं समझ रहा इस चीज? और जो गुजरात के अंदर आज राहुल गांधी ने कंट्रास्ट दिखाया कि एक तरफ तो अडानी अंबानी है, आपकी स्टेट से आपने ही हमें दिए, उन्होंने मजाक में कहा, और दूसरी तरफ आप लोग हैं, आप बेरोजगार हैं, वो एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लेते हैं सीबीआई के जरिए। फिर उन्होंने वो बात कही। तो बेसिकली जब तक कोशिश तो ये मोदी और शाह ने ये की थी कि इनको बैकफुट पर लाया जाए गांधी परिवार को, कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। हो रहा है उल्टा, वो और ज्यादा मजबूत होकर के और ज्यादा कर्कश आवाज में पूरे देश में घूम घूम कर इनको एक्सपोज कर रहे हैं।
और सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है कि तुम्हें एक्सपोज, अब देखिए मोदी जी कहाँ का एक्सपोज हो गए। केन्या के अंदर आपने देखा राष्ट्रपति ने भरी संसद में क्या कहा अडानी की उसको लेकर के, प्रोजेक्ट को लेकर के, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था एक्सपेंशन का, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उसने रिजेक्ट किया उसको। अमेरिका के अंदर अडानी इंडाइक्ट हो गए। बांग्लादेश के अंदर आप पावर सप्लाई कर रहे थे, उन्होंने एक तरफा ढंग से उसका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। आज वो बिजली आपको भारत में बेचनी पड़ रही है, पैसे भी नहीं मिले। नहीं, तो श्रीलंका के सर श्रीलंका जी एक चीज और है, अब इसके पहले भी जिक्र हुआ था, अडानी साहब लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं, राहुल गांधी लगातार अडानी साहब को टारगेट कर रहे हैं। क्या ये जो चार्जशीट फाइल हुई है या ये जो सारी कार्रवाइयां हैं, इसमें भी अडानी साहब का रोल होगा? नहीं, ये राय साहब इसको आइसोलेशन में एक मत देखिए। जब जब मोदी चारों तरफ से गिरते हैं, मोदी कहाँ गिरे हुए, शुरुआत की आप इस बार। मोदी गए पहली बार 11 साल की शासनकाल के दौरान अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के पास। मैंने तो इसका कोई वो नहीं माना, भाई जा सकते हो जाए। हालांकि पहले प्रधानमंत्री थे, अटल जी गए जरूर थे, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नहीं गए थे। मोदी जी वहां गए, पूरे देश में क्या बात चली कि 75 साल के होने वाले हैं, रिटायरमेंट प्लान ये वो फलान जो भी है, वो चली कि नहीं चली? और वो तलवार आज भी लटक रही है। 4 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा का, तब से लेकर के आज तक मोदी जी ने भाजपा संसदीय दल की कोई मीटिंग बुलाई है तो उसका नाम बता दीजिए, उस दिन बुलाई थी। एनडीए की तो बुलाते, वो नहीं बुलाई। कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे ना, छोड़ दीजिए उसको। पूरे देश के अंदर जितने उन्होंने वायदे 2014 से आज तक किए थे, काला धन से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, जितनी चीजें थी देश के विकास के, 100 स्मार्ट सिटी, कोई एक पूरा हुआ हो तो वो भी सारा एक्सपोज। बेरोजगारी पे एक्सपोज। इंटरनेशनली उनकी हालत देखिए आप। अमेरिका के अंदर टैरिफ, ट्रंप ने किस तरीके से उनके साथ क्या किया व्हाइट हाउस में। बांग्लादेश का जो सलाहकार है, मुख्य सलाहकार यूनुस, वो सरेआम क्या कहता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। आप तो चाइना को लाल आंख दिखाने आए थे, आप तो बांग्लादेश वाले को वो नहीं कर पाए, इलाज नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के मोदी जी सारे डोमेस्टिक फ्रंट्स पे, सारे एक्सटर्नल फ्रंट्स पर, और हर पॉलिसीगत फ्रंट पर, और फिर विद इन दी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आरएसएस हो, आरएसएस बीजेपी का संबंध हो, चाहे उनकी फ्यूचर की प्लानिंग हो, उन सब में जो बहुत ज्यादा गिरते हैं तब उनको गांधी परिवार याद आता है। अदरवाइज वो छोटे मोटों से काम चलाते हैं। जब बड़े हमले के शिकार होते हैं या उनको कोई अंदेशा होता है कि वो गिरने वाले हैं कहीं, तो उस सारे में फिर वो गांधी परिवार को टारगेट करते हैं। ये जो चार्जशीट है, ये उस सारे का कुल जमा है। जिन दबावों में मोदी जी रह रहे हैं, उन दबावों को डिफ्यूज करने के लिए डॉगी मीडिया के जरिए कांग्रेस को चोर साबित करना, अपना हिसाब ना देना कि वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली कंपनियां थी, उनसे क्विड प्रो का क्या हुआ, बता दीजिए उसका क्या हुआ। ये पैसे कहां से आए बीजेपी के दफ्तरों पे? ये सारी शान शौकत कहां से चल रही है? देश की अर्थव्यवस्था का तो सत्यानाश और बेड़ा गर्क है। उसके बावजूद भी आप वही वो चल रही सारी जो ऐश चल रही है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे आरएसएस की। तो वो आम आदमी उस बात को समझने लगा है। वहां से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और अपने भक्तों को कोई काम दिए रखने के लिए, उनको तो एक सिलेबस देना पड़ता है ना आपको डेली। अब 15 दिन इसमें चलते रहेंगे। बीच में वो जो अमेरिका से लेके आए थे आतंकवादी, उसका चलाने की कोशिश की, वो नहीं चला। कितने दिन चलाओगे? 18 दिन का रिमांड है, कितने खबरें प्लांट कराओगे? नहीं चला वो। तो अब ये शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं भक्तों को काम दे के रखना है, ताकि नहीं तो वो भस्मासुर है, फिर वो इनकी तरफ मुंह करेंगे। तो वो सारा खेल है ये, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। अब राहुल गांधी को लेकर के, सोनिया गांधी को लेकर के, प्रियंका गांधी को लेकर के, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के, भाई ये तो सक्रिय राजनीति में है। रॉबर्ट वाड्रा तो अभी राजनीति में है भी नहीं। वो खुद इस बात का दावा कर रहे हैं कि जब भी वो देश के लोगों का कोई मुद्दा उठाते हैं, तुरंत उनको भी ईडी जो है वो समन कर देती है। तो ये बहुत अजीब सी चीजें हैं और साफ तौर पे ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से बदले की भावना और राजनीतिक कार्रवाई के रूप में ये सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसका क्या कुछ असर होगा, जनता कितना जागेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए।